पकडा आमचे हात, नाही थांबणार आमची वेळ. गफलेलं आपल्या मदतीत खळ्यालांचा खेळ. दोन गोष्टी भेटली, 600 आमची घेतली. एक दिव्यासाठी क्रांती, व ज्वाला उठेल. किसी ने लगाया हमारा ये दाम है, अमीरों को मसाला चारा मिसाल है. मुंबई, जिसे कभी बॉम्बे कहा जाता था, भारत के पश्चिमी तट और अरब सागर के किनारे बसा एक शहर. ऐसा शहर जो देश की आर्थिक राजधानी है, व्यापारिक राजधानी है और साथ ही है मनोरंजन की राजधानी. मुंबई सपने, मोह, माया का जादुई महानगर. मुंबई एक ऐसा शहर जो दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाता है. यह एक ऐसा शहर है जहां बहुत अमीर और बहुत गरीब लोग बसते हैं, साथ साथ मगर अलग अलग. मुंबई शहर के बीचों बीच है धारावी, एक अमीर शहर के बीच गरीब इलाका, मेहनतकश का इलाका, जो एशिया और दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक है. करीब 2.5 वर्ग किलोमीटर 2.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है लगभग 10 लाख की आबादी. ये झुग्गी बस्ती इस धरती पर सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है. यह इलाका महानगर के मुख्य भूमि पर स्थित है, जहां रियल एस्टेट की कीमतें तुलनात्मक रूप से दुनिया में सबसे ज्यादा हैं. इसे अर्थशास्त्री कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी क्रय शक्ति समता. Maharashtra has approved the Adani Group's bid for the redevelopment of Dharavi, which is one of Asia's largest slums, taking the project to a step closer to reality after delays of more than 2 decades. The Adani Group has won the rights to redevelop Dharavi with a 5,067 crore rupee bid. Now, Adani Group's real estate arm, Adani Realty, will undertake the redevelopment project that is envisaged as a 20,000 crore rupee project. धारावी को अभूतपूर्व तरीके से फिर से विकसित करने की कोशिश की जा रही है. इस झुग्गी बस्ती को ढा दिया जाएगा और उसकी जगह बनाया जाएगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े ऑफिस ब्लॉक, ऊंची ऊंची आवासीय इमारतें. करीब 5 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो जाएंगे. इससे उनकी आजीविका छिन जाएगी और हजारों छोटे छोटे लघु स्तरीय निर्माण इकाइयों की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी. आरोप लगाए गए हैं कि ये परियोजना अडानी समूह को मिली है, जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने नियमों में तोड़ मरोड़ की है और उसने यह सुनिश्चित करने के लिए नीतियां तैयार की हैं कि ये समूह मुंबई के रियल एस्टेट बाजार में सबसे बड़ा समूह बन जाए. धारावी पुनर्विकास परियोजना पर कब्जा करना इस एजेंडे का एक अहम हिस्सा है. अडानी समूह के मुखिया गौतम अडानी हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं. वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं. धारावी पुनर्विकास परियोजना का विरोध इस झुग्गी बस्ती के लोगों के साथ साथ वे सभी राजनीतिक दल भी कर रहे हैं जो मौजूदा महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ हैं, उसके विरोध में हैं. पात्र आणि अपात्र कोण ही पात्र ठरवणारी पात्र कोण आहेत? ही कुठून तरी पात्र येतात आणि आमच्या लोकांना अपात्र ठरवतात. यहाँ पे लड़ाई, हिंदुस्तान में लड़ाई हुनर और दलालों के बीच में है. संविधान चौकापर्यंत हा मोर्चा जाईल. उद्देश एवढाच आहे की धारावीचा आवाज केंद्र सरकारपर्यंत जावा, या राज्य सरकारपर्यंत जावा. आमचा आवाज आहे मोडानी हटाओ, धारावी बचाओ. धारावी बचाओ. ये धारावी जो है, ये जमीन आपकी है, आपकी मेहनत की जमीन है. अब ये जमीन वही दलाल लोग
आपसे छीनने की कोशिश कर रहेगा। धारावी मधल्या कुठल्याही माझ्या माणसाला विचारा तुम्ही, बीकेसीचं एक्सटेंशन धारावी को कई फिल्मों और किताबों में शामिल किया गया है। साल 1992 में आई सुधीर मिश्रा की निर्देशित हिंदी फिल्म धारावी, इसमें शबाना आजमी और दिवंगत अभिनेता ओम पुरी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। डेनी बॉयल के निर्देशन में बनी हॉलीवुड फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर 2008 में रिलीज हुई। एक और फिल्म बनी पा रंजीत के निर्देशन में, तमिल फिल्म काला। 2018 में इसे प्रोड्यूस किया गया और इसके नायक थे सुपरस्टार रजनीकांत। धारावी कई उपन्यासों का भी किरदार रही। सबसे ज्यादा बिकने वाले उपन्यासों जैसे ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स की साल 2003 में प्रकाशित पुस्तक शांताराम और सुकेतु मेहता की साल 2004 में आई मैक्सिमम सिटी में धारावी का जिक्र किया गया है। जोया अख्तर के निर्देशन में साल 2019 में एक और फिल्म आई, फिल्म थी गली बॉय। इसमें रणवीर सिंह और आलिया भट्ट ने अभिनय किया। यह फिल्म धारावी के 2 रैपर्स डिवाइन और नेजी से प्रेरित थी। धारावी मुंबई में रैप म्यूजिक की जन्मस्थली रही है। किसने लगाया हमारा दाम है, अमीरों को मजा लाचार आम इंसान है। कैसा है ये देश, अलग सबका बेस, सबको बनना जेब, डेवलपमेंट तो बस एक नाम है। कौन है डॉन और कौन यहाँ पे दादा, किसकी धारावी और कौन यहाँ पे दादा। बाहर से ही सब भरना चाहते पेट पर, देखने को तकलीफ करके अंदर कोई नहीं चाहता। जो सवाल हमें पूछना है वो ये है कि धारावी की संपत्ति क्या है, कि धारावी की जो पहचान है पूरा ग्लोबल लेवल पे है। कौन कौन इसमें सब शामिल है, पैसे कमाने में लोग बहुत माहिर है और आधे पढ़े लिखे लोग या जाहिल है। गुमनाम बड़ी करप्शन की फाइल है, कब से सुन रहा हूँ धारावी का होगा विकास। सुविधा मिली नहीं, हालत हुई है और खराब। गैस पानी बिजली है तो बस से ख्वाब, सरकार नहीं करती काम, ये पुराना इतिहास। मैंने दुनिया भर से यहाँ आने वाले कई रिसर्च स्कॉलर्स के साथ काम किया है जो धारावी को एक ऐसी जगह के तौर पर देखते हैं जहाँ लोग रहते हैं और काम करते हैं। काम करने की जगह और रहने की जगह का ये अपने आप में एक अनूठा संगम है, जहाँ आप एक मंजिल पर रहते हैं जबकि दूसरी मंजिल पर कोई कॉटेज इंडस्ट्री चलाता है या कोई छोटा मोटा काम करता है, वहीं कोई कुछ सामान तैयार करने या किसी और दूसरे काम में लगा रहता है। इस तरह की हाउसिंग की सिफारिश मुंबई जैसे बड़े और ग्लोबल शहरों के लिए दुनिया भर के हाउसिंग एक्सपर्ट्स ने की है। बहुत से प्रवासी मजदूर छोटे और मझोले उद्योगों में काम करने के लिए धारावी आते हैं। यहाँ तमिलनाडु के सलेम से चमड़े के कारीगर हैं, यहाँ कुम्हारवाड़ा है जहाँ कच्छ के लोग हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश के कारीगर हैं जो काम कर रहे हैं। हम देखते हैं कि बिहार के कपड़ा तैयार करने वाले मजदूर यहाँ पर हैं। लेदर के साथ गारमेंट इंडस्ट्री, पॉटरी इंडस्ट्री, चिप्स बनाने का चलता है, जरदोजी चलता है, रिसाइकलिंग चलता है और आप देखेंगे तो छोटे छोटे उससे रिलेटेड असंख्य घर में काम चलते हैं। मिस वर्ल्ड का ड्रेस जो है धारावी के ही बच्चे ने बनाया। जो दुबई में उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता तो वो धारावी के ही बच्चे ने बनाया, जरी का हैंडवर्क का काम किया। और धारावी के अंदर रिसाइकलिंग का काम होता है। जो आपका पेन है जो इसको आप फेंक देते हैं उसकी वापस साफ सफाई होके रिसाइकलिंग का काम होता है। जो ऑपरेशन में टाँका आता है अतड़ी का बना के वो काम होता है। धारावी एक मिनी कमर्शियल जोन है। उद्योग में बनते हैं जैसे लेदर का पर्स, लेदर का बैग, लेदर का बेल्ट, लेदर के बहुत सारे सामान। उसी तरह से नायलन बैग, अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां के लिए वहाँ पर नायलन बैग बनता है। वहाँ जरी का काम होता है, जो जरी से कपड़ा पर जरी होता है, फिर उसका सिलाई होता है, सिलाई होकर पूरा पीस बनता है, ऐसे है। उसके बाद फरसान का कारोबार है। वो बहुत सारे आप धारावी में चले जाइएगा तो सैकड़ों दुकान आपको फरसान का मिलेगा। उसी तरह से इडली डोसा, पूरे बॉम्बे को इडली डोसा धारावी खिलाता है, क्योंकि साउथ इंडियन है वहाँ पर बहुत सारे,
वो इडली डोसा का कारोबार करते हैं। सुबह में आप जाइएगा माहिम स्टेशन, सुबह में चले जाइए साइन स्टेशन, सुबह में मटुगा स्टेशन, तो छोटा छोटा वो स्टील का बकेट लेकर के उसके अंदर इडली डोसा लेकर के सैकड़ों लोग यहाँ से निकलते हैं। इसी तरह से फिर धागा, ये राखी बांधने का काम है यहाँ पर। गारमेंट्स का है, सस्ता गारमेंट्स, जो पैंट हाफ पैंट है या ये है फुल पैंट है, नाइट ड्रेस है, इस तरह से बहुत सारे गारमेंट्स है जो साइन स्टेशन के पास उसके सैकड़ों दुकानें हैं और वो सब यहीं बनता है। शिक्षा है पर या जनता बेरोजगार, ढूंढने से भी नहीं मिलता इनको काम। कैसे संभालेंगे खुद का परिवार, कैसे होगी पूरी इनकी 2 रोटी की आस। वक्त की बर्दाश्त मांगने से नहीं मिलता हक, अच्छे दिन कहा बुरे वक्त में ही जीते सब। समस्या मुझको बस इनकी वो है लालच, देने के नाम पे घर कर रहे धारावी अड्डा। 80 के दशक में राजीव गांधी आए थे बम्बई में, तो उन्होंने 100 करोड़ रुपया दिया था बम्बई के लिए, तो उसमें से 37 करोड़ रुपया धारावी के लिए दिया। 37 करोड़ रुपये में से उन्होंने जो गटर की पाइपलाइन है वो चेंज कराई, वाटर सीवरेज चेंज कराए। अब जितनी भी बिल्डिंगें आप देखते हैं धारावी में पीएमजीपी के अंतर्गत बनी है, वो सब राजीव गांधी जी की देन है। उस समय धारावी में इतना पानी भरता था, लोगों को चलने में बारिश में बहुत तकलीफ होती थी। तो जितने भी ड्रेन वहाँ तब बने वो राजीव गांधी जी की देन है, और राजीव गांधी जी की वजह से हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट की पहले शुरुआत हुई। 1999 से धारावी पुनर्विकास योजना की चर्चा बड़े पैमाने पर हो रही है। उस समय देश की पहली राज्य आवास नीति यानी महाराष्ट्र राज्य आवास नीति में धारावी पुनर्विकास परियोजना की चर्चा की गई थी। साल 2005 से ये चर्चाएं औपचारिक रूप से शुरू हुई। साल 2006-07 में इसका काफी विरोध हुआ और आज फिर से कथित धारावी के पुनर्विकास का तीसरा चरण हमारे सामने है। महाराष्ट्र में 1976 में एक कानून के तहत म्हाडा बनाया गया। म्हाडा मतलब महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एक एक्ट है और एक एक्ट के तहत लोगों के लिए घर बनाना है, इसलिए इस अथॉरिटी का निर्माण किया गया। 2004 में धारावी को एसआरए से निकाल के स्पेशल व्हीकल प्रोजेक्ट के नाम पे डीआरपी, एक स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी का जो पार्ट है, उसका एक डीआरपी धारावी पुनर्वास प्राधिकरण अलग से बनाया गया। मुझे लगता है कि ये पहली बार है कि कोई निजी कंपनी शहर में बड़ी प्लानिंग अथॉरिटी है, क्योंकि धारावी पुनर्विकास परियोजना का 80% इकोनॉमिक और वोटिंग शेयर अडानी के पास है। इसलिए हमारे सामने प्लानिंग अथॉरिटी के रूप में एक निजी कंपनी है। हालांकि मैं कहूँगा कि महाराष्ट्र हाउसिंग के मामले में भारत के सबसे प्रगतिशील राज्यों में से एक है। यहाँ पहले से ही एसआरए यानी स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी है, मांडा है महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, एमएमआरडीए है जिसने बीकेसी का निर्माण किया था, और ऐसा लगता है कि इन सभी एजेंसियों को धारावी के डेवलपमेंट में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे ये बात बहुत अजीब लगती है। पिछले 19 सालों से धारावी के पुनर्विकसन का ये जो सवाल है, वो सवाल सिर्फ पेंडिंग ही नहीं बल्कि यहाँ पे रहने वाले लोगों के ऊपर जुल्म है, यहाँ पे रहने वाले लोगों के ऊपर अन्याय है। गरीब तो हमेशा चारों तरफ से तीसता है। कोई धारावी के लोग खुशी से कोई जाना नहीं चाहता। सरकार जबरदस्ती करके अगर भगा रहे हैं, भेज रहे हैं तो ही जाएगा, नहीं तो खुशी से किसी का दिल नहीं जाने का। करोड़ों का बिजनेस धारावी के अंदर है। गवर्नमेंट को इससे घाटा धारावी से नहीं है, लेकिन अंडानी को न होने से सरकार को घाटा है। नया बनाने में हमारे लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसका जहाँ स्ट्रक्चर है उसको वहाँ पे दिया जाए। जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनको यहाँ दिया जाए। कमर्शियल वालों के लिए कोई बात नहीं करते हैं। जब भी कुछ बात होती है तो ये वो बात करके यहाँ वहाँ घुमा देते हैं, ना कुछ लिखत में देते हैं, ना जवाब। खाली मुंह से बोलने से कुछ नहीं होगा ना। बहुत गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। ये डिसीजन जो है ना बहुत गलत हो रहा है। हमारे जैसे कितने जन
अरे मौज मुझे टाइम नहीं है अभी कि आपको इतने जन को मैं खड़ा कर दूं। मैं यहाँ पे धारावी जाने की वजह से कितने जन परेशान है। तो ठीक है, मिला बड़ा घर, नए स्कूल बने, रोड गड्ढे छुपा कर, बने मॉल, आसमान छूते टावर, गली हटा कर, पर कैसे बनेंगे करोड़पति है रोज का कहां पर? ये सारे खोखले सपने, इनमें ठोस बात नहीं, जेबें इनके भरते और फिर रात गई बात गई। हाँ, बस खेने को वरदान भाई, इनका ख्वाब नया था, जहां जा काटेगा हाथ नहीं। तो जो पहली प्लानिंग्स थी वो इस NRI आर्किटेक्ट ने की थी, जिनको एक बड़ी फीस देने का वादा भी किया गया था, और वो लंबे समय तक ऐसी प्लानिंग्स करते रहे, लेकिन एक दिन उनको ऐसे ही निकाल दिया गया। जब यह टेंडर हुआ तो इसमें जैसा आपने जिक्र किया कि UAE की कंपनी आई जिसने 7,200 करोड़ का ये टेंडर भरा। जाहिर है कि कमर्शियल बीड जो है वो सेटलिंग के पास चला गया, लेकिन उनको अडानी को ही देना था, इसीलिए 2 बार अवधि बढ़ाई गई थी। और इसलिए अभी अगर सेटलिंग की बोली ज़्यादा है तो उसको कैसे खारिज किया जाए, तो उन्होंने बहुत जद्दोजहद करने के बाद में एक मुद्दा निकाला कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो रेलवे की ज़मीन लेनी है, वो रेलवे की ज़मीन जब टेंडर हुआ उस वक्त ये प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं थी। उसके लिए अब वो ज़मीन हम लेने वाले हैं। इसमें AG का एक ओपिनियन आया अटॉर्नी जनरल का कि जो रेलवे की लैंड है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, तो जब तक रेलवे की लैंड इसमें इंक्लूड नहीं होगी तब तक ये टेंडर सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि अभी हमको टेंडर में ये लाइन मिले हैं। बाद में 47 एकर्स की हमने रेलवे की लैंड ले ली, इसीलिए बाद में 47 एकर्स के लिए दूसरा टेंडर जो किया गया। ये टेंडर एक तरह से मैच फिक्सिंग था, अडानी को देना था, और सभी टेंडर के जो नॉर्म्स है वो इसी तरीके से फ्रेम किए गए थे। जो दूसरे कॉम्पिटिटर थे उनको भी उसी तरीके से मैदान में उतारा गया था, और उनको जो है डिस्क्वालीफाई करने के लिए जो सब रवैया अपनाया गया वो सब लोगों ने देखा है। लोग यही चाहते हैं कि धारावी का विकसन हो, धारावी का विकास हो और पुनर्वसन भी हो, ज़रूर हो, लेकिन अगर इस तरीके से कोई भी सरकार मैच फिक्सिंग करके किसी उद्योगपति को, किसी डेवलपर को अगर लाएगी, उनके ऊपर जुल्म करेगी, अन्याय करेगी, तो उसके लिए हम ज़रूर सवाल उठाएंगे। हमारे जो मांगे हैं वो सरकार के सामने ज़रूर रखेंगे। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि पहले जो कंडीशन थी, जैसे आपका स्क्वायर फुट इतना डेवलपमेंट करना चाहिए, या आप में इतने लोग आने चाहिए, या आपका फाइनेंशियल ये कंडीशन होना चाहिए, ये सब आपने डाइल्यूट कर दी। जब आपने पहले कंडीशन में आपके पास 19 बिडर आए थे तो आप वो कंडीशन में दूसरे बिडर आ सकते थे, लेकिन आपने कंडीशन डाइल्यूट करके ये टेंडर किसको देना है ये पहले से आपने प्रेजुडिस माइंड से काम किया। आपने कंडीशन कम करने की वजह से इसमें पहले 6 समूह का ग्रुप था, 8 समूह का ग्रुप था, आपने 2 ला दिया, तो इसमें 1 ही 2 आदमी बैठ सकते हैं जिनको आपने लाने के लिए टेंडर किया, और उसमें अडानी का नंबर 1 पे आया। मैंने इस पर पहले भी कुछ काम किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि स्लम रिहैबिलिटेशन एक्टिविटी मूल रूप से करप्शन हैबिटेशन एक्टिविटी है। यह बेईमानी के लिए डिज़ाइन की गई है। ज़्यादातर सरकारी योजनाएं जो व्यवसायियों के ज़रिए मिलने वाली मानवीय दया पर निर्भर करती हैं, फ्लॉप हो जाती हैं। उन्हें भ्रष्टाचार और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए ही तैयार किया जाता है, और यही व्यवसाय की प्रकृति है। सत्ता में आने वाली हर राजनीतिक पार्टी इस प्रोजेक्ट को अपने चुनिंदा लोगों, अपने ख़ास लोगों को देना चाहती है, और अब हम जो देख रहे हैं वो ये है कि अडानी के शामिल होने से कई राजनीतिक दलों, कई स्टेक होल्डर्स में नाराज़गी पैदा हो गई है। तो इनका यह उद्देश्य है कि जो भी मुंबई में है वो ऐसे जितने भी TDR होंगे उसके 50% TDR जो है वो ये खरीदी करेंगे, जिसमें ये 50% कीमत से लेंगे, और जो हमारे धारावी से जो TDR होंगे वो करके जो स्लम है उसको इन्होंने जनरल में कन्वर्ट किया, और सब जितने भी मुंबई के डेवलपर हैं उनको 40% TDR जो है वो इनसे खरीदने पड़ेंगे, और मुंह बोले दाम पे खरीदने के पड़ेंगे। ये बड़ी सा बिल्डिंग महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिस है, जिसे आमतौर पर महाडा के नाम से जाना जाता है। इसी बिल्डिंग परिसर के अंदर धारावी पुनर्विकास परियोजना का दफ्तर है। इसके कमिश्नर है SVR श्रीनिवास। श्रीनिवास इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ऑफिसर है।
पिछले कुछ हफ्तों और महीनों से धारावी में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है, इस बारे में हमने श्रीनिवास से बात करने की, इंटरव्यू करने की और उनका पक्ष जानने की कई बार कोशिश की, लेकिन हम इसमें नाकाम रहे। जैसा कि वर्षा गायकवाड़ ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स पर एक विवादास्पद अधिसूचना जारी की है, जो धारावी पुनर्विकास परियोजना द्वारा तैयार की जाएगी। इस फैसले को अडानी समूह के पक्ष में देखा जा रहा है। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स यानी टीडीआर बाजार के लिए निजी जमीन के उन मालिकों को मुआवजा देने का एक साधन है जिनकी जमीन सरकार द्वारा हासिल की जाती है। जब सरकार या उसकी तरफ से काम करने वाली कोई एजेंसी निजी जमीन का कुछ हिस्सा हासिल करती है, तो रकम देने की जगह मुआवजे के तौर पर वह डेवलपमेंट राइट्स का सर्टिफिकेट जारी कर सकती है, जिसे उस जमीन का मालिक बेच भी सकता है। यह सर्टिफिकेट हासिल की गई जमीन या निर्माण क्षेत्र के रकबा को दर्शाता है, यानी उसके क्षेत्र को दर्शाता है, और इसके मालिक को किसी और जगह इतनी ही जमीन के रकबा पर निर्माण करने का अधिकार देता है। इन सर्टिफिकेट्स को टीडीआर कहा जाता है और यह मुंबई में रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए एक बड़ी चीज है, कीमती चीज है, जहां जमीन की कमी है और विकास के लिए कई प्रतिबंध लागू हैं। बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के बिल्डर्स मुंबई के अपेक्षाकृत छोटे भूखंडों में वर्क फुटेज की सीमा पार करने के लिए टीडीआर खरीदते हैं। सरकार की टीडीआर अधिसूचना के मुताबिक मुंबई के सभी बिल्डरों को किसी अन्य स्रोत से खरीदने से पहले कम से कम 40% टीडीआर धारावी पुनर्विकास परियोजना से खरीदना होगा। ये नियम है। इसे अडानी समूह के पक्ष में माना जाता है। चूंकि धारावी के पुनर्विकास में जमीन के बड़े हिस्से में बदलाव किया जाना है, बड़े हिस्से को सड़कों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में बदला जाना है, इसलिए बड़ी संख्या में टीडीआर तैयार किए जाएंगे। हकीकत में महाराष्ट्र सरकार ने धारावी पुनर्विकास परियोजना के टीडीआर के लिए एक कैप्टिव मार्केट बनाया है, जिसके ज्यादा से ज्यादा हिस्से का मालिक अडानी समूह है। एक झटके में ये टीडीआर नोटिफिकेशन अडानी समूह को मुंबई के रियल एस्टेट के सभी दिग्गजों का राजा बना देगी। टीडीआर के अलावा धारावी के अपात्र निवासियों के पुनर्वास के लिए मुंबई के आसपास जमीन के आवंटन का मुद्दा भी है। सरकार ने घोषणा की है कि धारावी में घर हासिल करने के लिए पात्र नहीं होने वाले इन लोगों को धारावी पुनर्विकास परियोजना द्वारा शहर में कहीं और किराए के आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। इस किराए के आवास को बनाने के लिए धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी डीआरपी मुंबई के आसपास बड़े बड़े भूखंडों का आवंटन प्राप्त करने के लिए तैयार है। 3 मई 2024 को मुंबई में इस फिल्म की शुरुआती स्क्रीनिंग में वकील विनोद शेट्टी और शहरी मामलों के रिसर्चर हुसैन इंदौरवाला ने इस मुद्दे को डिटेल में बताया। तो जब पैसे बनाने की बात आती है, जब महाराष्ट्र शासन इतने पैसे कमा सकती थी, लाखों करोड़, जो 14 साल में एक बजट निकाला गया कि अडानी कितना कमाएगा टीडीआर से, बांधने से, वो 1 लाख करोड़ के ऊपर है। अब 1 लाख करोड़ का जो प्रॉफिट है, आपने कितने घोटाले में कितने पैसे गए? एक आईएलएफएस कंपनी डूब गई 1 लाख करोड़, भूषण स्टील 70,000 करोड़,
टाटा ने 35,000 करोड़ में खरीदा। तो ये पैसे 5,700 करोड़ में अडानी ने लिया, प्रोजेक्ट है 20,000 का। तो हमको ये सोचना है क्या हमारे शासन को, हमारे गवर्नमेंट को ये बांधने में क्या दिक्कत थी, क्यों आप ये रेलवे लाइन सब अडानी को देकर ये प्रोजेक्ट। तो ये जो सवाल है जो धारावी बचाओ आंदोलन में उठाया है, ये गुस्सा है लोगों में। धारावी 240 हेक्टेयर में फैला है। धारावी में जनसंख्या को लेकर कई अनुमान हैं। कुछ कहते हैं 10 लाख आबादी है तो कुछ कहते हैं कि 7 लाख है। जब 2005 से 7 का सर्वे किया गया था तो पात्र परिवारों की गिनती 60,000 की गई थी। अब 240 हेक्टेयर में से अगर आप 150 हेक्टेयर पर भी निर्माण करते हैं तो नगर नियोजन मानदंडों और बेहतर परिस्थिति आदि को देखते हुए आप धारावी में 150 हेक्टेयर ज़मीन पर 75,000 मकान बना सकते हैं और अन्य हिस्सों को दूसरी चीज़ों के लिए छोड़ सकते हैं। 1.5 FSI से कम का इस्तेमाल करके भूतल के साथ 4 या भूतल के साथ 5 मंजिला अपार्टमेंट तैयार कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि शेष FSI जो 2.5 से 3 है वह मूल रूप से रियल एस्टेट डेवलपर के फ़ायदे के लिए है। इसका मतलब ये भी है कि आप इस विकास को पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित परियोजना के रूप में कर सकते हैं। धारावी में 75,000 मकान बनाने में कितना खर्च आएगा? यदि आप प्रति मकान 10 लाख रुपए भी लें तो इसकी लागत 7,500 करोड़ रुपए होगी। काफ़ी समय से सरकार कहती आ रही है कि धारावी एक जटिल क्षेत्र है, घनत्व की जटिलताएं हैं और वित्तीय परेशानियां हैं। तो 7,500 करोड़ रुपए की वित्तीय कठिनाइयां क्या हैं? सरकार ने अभी हाल ही में 15,000 करोड़ रुपए में पूरी तरह से बेकार कोस्टल रोड परियोजना बनाई है। वह 30,000 करोड़ रुपए की कोस्टल रोड के उत्तरी हिस्से का निर्माण करने जा रही है, जो कि और भी ज़्यादा यूजलेस है। उन्हें MSRDC के मूल फंड के रूप में 15,000 करोड़ रुपए मिले हैं। उन्होंने मेट्रो परियोजना में हज़ारों करोड़ रुपए लगाए हैं, जो औसत मुंबई वालों के बस से बाहर है। अब वह सारा निवेश यकीनन सार्वजनिक निवेश था। ऐसे में अगर सरकार के पास इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए पैसा है तो उसके पास इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए पैसा क्यों नहीं है? साहेब आम्ही धंदे करतो कर्जात, दिवसा पोट रात्री झोपट एवढे आमचे मोजमाप. स्वतःचं घर नाही पण तुमचे करतो घरकाम. गळी वाकडे तिकडे पण नीतीत नाही झोलझाल. पण करतात तुमचे गेम सारे, ज्यांच्यासाठी आम्ही भेड सारखे, याच्यासाठी आम्ही भेड सारखे. लाडका रडला तरी ना पत्याला आमच्या वेदना. हम कुछ भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार का ही भरोसा नहीं रहता है. रात में 2 बजे सरकार बन जाती है, पब्लिक को सुबह मालूम पड़ता है नया मुख्यमंत्री बैठ गया. तो जवान का क्या भरोसा? जब लिखत में रात में शपथ लेते हैं, सुबह कुर्सी चेंज हो जाती है. हम लोग सो के उठते तो CM चेंज हो जाता है. तो धारावी का क्या भरोसा? जवान का कोई वैल्यू नहीं है. कोई मंत्री, कोई मिनिस्टर बोल नहीं सकता हमारी जवान का कोई भरोसा है. कोई भी आएगा इधर भुक्का नहीं जाएगा. धारावी ऐसी चीज़ है, किसका भी दरवाजा मारो झाड़ू तो 10 रुपये मिल जाता है. ऐसा है. अब यही धारावी तोड़ने की बात करते, इतना जान जल रहा है ना कि पूछो मत. ये धारावी नहीं रहेगा तो हम जैसे कितने जन है कहाँ जाएंगे बताओ? कहाँ जाएंगे? भुक्के मर जाएंगे. कितना टेंशन आए, लेकिन नहीं अभी अडानी आएगा, तोड़ेगा, उड़ेगा. खाएंगे क्या हम लोग? पूरा हिंदुस्तान खूबसूरत होना चाहिए, लेकिन यहाँ गरीब हैं. 99% यहाँ गरीब रहते हैं. उनके बारे में भी आपने कुछ सोचा है? उनकी खूबसूरती के बारे में, उनके भविष्य के बारे में, उनके बच्चों के भविष्य के बारे में आपने क्या सोचा है? आप प्लान तो रखो. प्लान कुछ नहीं है, बस अडानी 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 अडानी. शहर में झुग्गी पुनर्विकास जिस तरह होता है उसमें आजीविका को लेकर कोई विचार नहीं होता. जैसा कि हमने कई झुग्गी पुनर्विकास परियोजनाओं के जरिए अनुभव किया है, मुंबई में किसी भी तरह का बदलाव या पुनर्विकास सूक्ष्म उद्योगों के संबंध में घर से काम करने के विचार को ख़त्म कर देता है. यह बहुत ही अलग तरह का वातावरण तैयार करता है जो इन लोगों के कामकाजी हितों को मदद नहीं करता है.
लेकिन मुझे यकीन है कि बड़े समूहों के लिए वे डेवलपर्स के साथ उस क्षेत्र को हासिल करने के लिए सौदेबाजी करेंगे जिस पर वे कब्जा करेंगे या अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का क्षेत्र हासिल करेंगे। अगर आप धारावी को देखें तो जिस तरह से आजीविका हासिल की जाती है वह काफ़ी हद तक ज़मीनी स्तर पर है। वह काफ़ी हद तक ज़मीन और आम जगहों का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें बहुमंजिला अपार्टमेंट ब्लॉकों में आसानी से शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। इसलिए पात्र लोगों को फिलहाल इस शहर में किसी भी दूसरे झुग्गी पुनर्वास परियोजना की तुलना में कहीं बेहतर पुनर्वास क्षेत्र दिया जा सकता है। दूसरी तरफ सरकार के मुताबिक बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें वो विस्थापित नहीं करेगी। वो उन्हें एक निश्चित दर पर किराए का आवास देगी। ये रकम क्या होगी ये हम नहीं जानते, लेकिन अगर धारावी में प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ती हैं और उस हिसाब से किराए की कीमत भी तय की जाती है तो इसका साफ मतलब ये है कि एक तरह का जेंट्रिफिकेशन होगा, यानी कि पैसे वाले लोगों को आकर्षित करेगा और एक प्रकार से अप्रत्यक्ष विस्थापन होगा। धारावी के लोग इस बात से घबराए हुए हैं कि क्या उन्हें विस्थापित किया जा रहा है और क्या ये आधुनिक भारत के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक होगा और क्या उन्हें ट्रांजिट कैंप में ले जाया जाएगा। अब ये परियोजना 14 साल में पूरी होनी है। उन्हें नहीं पता कि उनका क्या हश्र होगा, वो वापस कब आ पाएंगे। इसलिए इस वजह से लोगों में एक तरह की इनसिक्योरिटी है जो आम बात है। आप किसी भी मिडिल क्लास के व्यक्ति से पूछें कि उन्हें कैसा लगेगा अगर उनके घर छीन लिए जाएं और उनसे कहा जाए कि उन्हें नहीं पता कि आप कब वापस आएंगे या बिल्डर का पता नहीं है और इसके इतने हित हैं और आपको नहीं पता कि यह हिस्सा कब ढह जाएगा। हम नहीं जानते कि एक प्राइवेट डेवलपर लोगों की भागीदारी का कितना सम्मान करेगा। धारावी को बनाने वाले लोग जो पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, जो लोग मिट्टी, ज़मीन, जगह को जानते हैं, वे वहाँ रहते हैं। वे हर दिन उसी जगह पर अपना सब कुछ करते हैं। भविष्य के लिए एक सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए उनके विचार और उनके द्वारा किए जाने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में उनकी राय सबसे महत्वपूर्ण होगी। नहीं तो इसका परिणाम आमतौर पर जेंट्रिफिकेशन और आबादी के बड़े हिस्से का भारी विस्थापन होगा। धारावी की बहुत बड़ी आबादी है और ज़्यादातर आबादी के पास ज़मीन का कोई अधिकार नहीं है। पुनर्विकास के मामले में क्या होने वाला है, वे सभी बाहर निकाल दिए जाएंगे। लेकिन इस तरह से लोगों को बाहर निकालना इतना आसान नहीं होगा। ये बस है बोलते पर कुछ ऐसा है होता ना। विकास के नाम पे बस करते साले घोटाला, स्कैम करके बनते साहूकार लगेगा और 9 साल गरीब का पैसा खा के आ गया मोटापा। कैसे मैं होने दूं मेरे आंखों के सामने, डायरेक्टली छीन रहे हैं सभी से काम। ये मिल जाती रोजी रोटी हर छोटे से काम में, बना के रखा है धारावी का तुमने मजाक में। अडानी को दे रहे हैं, अडानी को दे रहे हैं, लेकिन अडानी को जो दे रहे हैं किस बिना पे दे रहे हैं, क्या समझ के दे रहे हैं भाई। बनाने के टाइम तो ना मोदी था ना अडानी था। ये खारी को गटर को लोग भरनी करके बनाया, आज अडानी या मोदी आ रहे हैं, किस बिना पे आ रहे हैं भाई। तुम हो कौन इधर के? बीजेपी की सरकार में ही अडानी इतना फास्ट आगे बढ़ा है। आज से हम लोग भी यहीं की पैदाइश है, अडानी को कोई नहीं पूछता था। तो हमको डर है कि अडानी सच में क्या ये डेवलपमेंट कर पाएगा। और इसके लिए हम उसका एक धारावी बचाओ आंदोलन के मार्फत अडानी हटाओ धारावी बचाओ ये नारे के साथ में एक आंदोलन हमने खड़ा कर दिया है ऑलरेडी। धारावी के लोगों की तरफ से पहले से ही भारी विरोध हो रहा है। आज भावना धारावी की जनता में ऐसा है कि अडानी जो है हमारा डेवलपमेंट करेगा नहीं। धारावी के लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन मूर्ख नहीं है। अगर हमको अडानी दे रहे हैं कि हम डेवलप करेंगे, तो जब डेवलप करेंगे तो हमारे लिए सबके लिए करो। हमारा अपात्र क्यों किया गया है, किस बेस पे? क्योंकि हम वहाँ के रहने वाले वासी हैं। तो इसमें से अगर 600 में से अगर अपात्र किया है तो 10 जन को क्यों पात्र किया?
सबको अपात्र करते या सबको पात्र करोगे? जब घर देने की, सुविधा देने की बात आती है तो ये जीविका छीन लेंगे और ये लोग यहाँ पे इलीगली सेटल्ड हुए हैं, ये लोग यहाँ पे अवैध रीत्या रह रहे हैं, ऐसे सरकार बोलेगी। और जब 5 साल के बाद जब वोट लेने का समय आएगा तो इनके पास वोटर आईडी बना के चले आएंगे, तो वो वोटर आईडी अवैध तो कोई मानता नहीं है। पिछले 20-30 सालों से हमने देखा है कि ये झुग्गी पुनर्वास कार्यक्रम अहम होते जा रहे हैं। यह कहना कि जो व्यक्ति 20 साल पहले झुग्गी में आकर रहा उसे मुफ्त घर मिलेगा, लेकिन जो व्यक्ति 10 साल पहले आया है उसे नहीं मिलेगा, यह कैसा तर्क है? ये सारी बातें पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। जो हमारी बुनियादें, जो हमारा जन्म और जो हमारे बच्चे की पढ़ाई लिखाई, हमारा सब जन्मभूमि उधर ही है। हम कहीं जा नहीं सकते, हमको अपात्र कर दिया, हमको देने की बात नहीं कर रहा है और नया बनाने की कोशिश हमको कहीं और फेंक रहा है जहाँ हमारा कोई अस्तित्व नहीं। तो हम वहाँ कैसे उनके ऊपर भरोसा कर ले कि हमको देंगे? जब से अडानी आया है लोगों में एक भय का माहौल तैयार हो चुका है। लोग अपना खुद स्वयं डेवलपमेंट करना चाहती है, लेकिन अडानी के हाथ से डेवलपमेंट नहीं चाहती है। ये सरकार का लाडला बच्चा है अडानी, उसको फिक्सिंग करके वो टेंडर दिया गया है, ऐसे धाराविकरों का मत है। हम धारावी से इतने सालों में हैं, हमें अभी अलग अलग एरिया में अलग अलग लोगों के सारे डेवलपमेंट होता है, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलती है, पर हमें क्यों नहीं? हम तो इसमें कितने सालों से संघर्ष किए हैं। हमें भी सारी चीज़ों को सुविधा मिलना चाहिए, पर हमें यही मिलना चाहिए। अगर वो हमारा अच्छा चाहते हैं तो हमारे सामने आके बात करें, हमारी धारावी से आके बात करें कि क्या बातचीत है, क्या हम अच्छा करना चाहते हैं या बुरा करना चाहते हैं। कोई टेंडर भी हो, अगर हमारा लेता है धारावी के लिए तो वो तो सामने आना चाहिए। आप बोलते हैं कि चंद लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये चंद लोग नहीं हैं। जब चिंगारी लगेगी तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर वो चिंगारी फैलेगी और महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसको हल्के पे मत ले। हमारा घर जो है हमें धारावी के अंदर मिलना चाहिए, हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा रोजी, हमारा रोटी, हमारा बच्चे की पढ़ाई, हमारे सारी चीज़ें हमें यहीं से जुड़ी है। तो हम और कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हम चाहते हैं हमारा बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़े, हमारे घर के सामने रोड हो, हम चाहते हैं कि हम भी अच्छी ज़िंदगी बसर करें। तो हम चाहते हैं धारावी का विकास हो। हम विकास के विरोध नहीं हैं, लेकिन विकासक के साथ धोखा नहीं होना चाहिए, धारावी की जनता के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। और हमें इस आदमी से धोखा नजर आ रहा है, इसलिए हम इसे विकास करने नहीं देंगे। बिल्डिंग में घर, बिजली, पानी और हॉस्पिटल, झूठे दिला से देके बता रहे हो फ्यूचर। कैसे भी रहते हम ऊपर वाले का शुक्र, हम बड़े बड़े इधर, हम इधर के रेवोल्यूशन। हमारे छोटे घर नहीं है सुपर डुपर, प्रॉब्लम हर जगह है पर किधर मिले सोल्यूशन। उल्लू बनाने का है इन लोगों का मिशन, फेक मीडिया हर जगह क्योंकि मिले इन्हें कमीशन। धारावी का पुनर्विकास एक राजनीतिक मुद्दा है। 20 मई 2024 को मुंबई में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान से पहले शिवसेना के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट ने इस मुद्दे पर एक गाने के साथ विज्ञापन जारी किया। इस गाने को हमने इस फिल्म के लिए तैयार किया था जिसे इस विज्ञापन में लिया गया। वी आर धारावी, हम धारावी हैं। इस गाने को शीतल साठे ने गाया था। बिल्डरच्या टोळीला फसणार नाही, आम्ही भूताच्या पंक्तीला बसणार नाही। हे बिल्डरच्या टोळीला फसणार नाही, आम्ही भूताच्या पंक्तीला बसणार नाही। लोकसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है और अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अहम है 2024 के अंत में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। ये निर्धारित करेंगे कि धारावी पुनर्विकास परियोजना अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ेगी या नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती के पुनर्विकास का भविष्य अभी अधर में है। बिल्डरच्या टोळीला फसणार नाही, आम्ही भूताच्या पंक्तीला बसणार नाही। हे बिल्डरच्या टोळीला फसणार नाही, आम्ही भूताच्या पंक्तीला बसणार नाही। ही धारावी हाय काय समजला भाई, ठेका अदानीचा चालू देणार नाही। बिल्डरच्या टोळीला फसणार नाही, आम्ही भूताच्या पंक्तीला बसणार नाही।
देशाच्या मानाचा तुरा इथंच लढलाय कामगार खरा. हजारो हातांच्या श्रमानं घामानं उभा हा मुंबईचा डोलारा. हे बाणा लढाऊ हाय तू समजला काय, मुठीत तुझ्या तो येणार नाही. या रे भयान जिंदगीला हाय धारावीचा निवारा. रोजी रोटीची मगज मारी कुणी फिरतो यावारा, कुणी फिरतो यावारा. इथंच जगू आम्ही इथंच मरू, तीच भर जागा तुला देणार नाही. पेरशील दलाल तूर किती, डोक्याची त्यांच्या मारून मती. लोभाचा अजगर माजलाय अति, आमिष लालूच दावशील किती. तुझ्या ओठात एक न पोटात एक, अख्ख्या मुंबईवर तुझा डोळा हाय. आम्ही धारावीकर काम चमड्याच करणार, आम्ही भंगार उचलणार, आम्ही फॅक्टरी चालवणार. आम्ही धारावीकर ग्रासरूटचे कलाकार, बॉलिवूडला नाचवणार, आम्ही रॅपर घडवणार. आम्ही धारावीकर सारी मुंबई मढवणार. भाव सोन्याचा हाय जमिनीला, म्हणून आलाय तू मागणीला. सरकार बांधलंय तुझ्या दावणीला, भीत नाही आम्ही त्या छावणीला. त्यांच्या धर्माच्या बाता आम्ही समजल्या आता, एकी धारावीची तुटू देणार नाही. ही धारावी हाय काय समजला भाय, हे का अदानीचा चालू देणार नाही. आम्ही भूताच्या पंक्तीला बसणार नाही, आम्ही भूताच्या पंक्तीला बसणार नाही.